वालेकुम सलाम जोहार जय हिंद। आज जो विषय है शिक्षण से है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है आइडियलिज्म, नेचरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। आइडियलिज्म आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। है क्या? देखिए, यह उच्च या महान सिद्धांत और उद्देश्यों और लक्ष्यों का पालन करता है। क्या करता है? जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो अपना आदर्श उच्च रखते हैं और महान लक्ष्य रखते हैं। समझिए, चेतना के प्रति अलग मानता है। चेतना को जो आइडियलिज्म है वो अलग मानता है। जड़ता और भौतिकवाद से विपरीत होता है। जड़ता और भौतिकवाद यानी आइडियलिज्म कहता है ये भौतिकवाद जरूरी हमारे लिए नहीं है और किसी व्यक्ति या समूह को आसपास के नैतिक मानकों के ऊपर उठकर या उच्च नैतिक मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति एक समाज में रहता है, 500 की भीड़ में भी एक व्यक्ति अकेला दिखता है, गुणवान, महानवान, विद्वान दिखता है ना। तो वो क्या होता है कि वो अपनी उच्च महान सिद्धांतों और उद्देश्य और लक्ष्यों के लेकर के 500 के बीच में अकेला दिखता है। इसके साथ दुनिया के सभी चीजों, विचार या चेतना का अभिव्यक्ति है। दुनिया में जितना भी चीज है सभी जो है आपका अपने विचार और चेतना की अभिव्यक्ति है। जो भी है सब हमारा विचार का है। हम जैसे बनाएंगे वैसे बनेगा, हम जैसे करेंगे वैसे पाएंगे। इसके बाद प्राचीन यूनानी प्लेटो इसके जनक थे। किसके जनक थे? आदर्शवाद के, आइडियलिज्म के जनक प्लेटो थे। और प्लेटो कौन थे, अरस्तु कौन थे, कार्ल मार्क्स कौन थे, मैं सब पूर्व में बता चुका हूँ। हमारा वीडियो में है, नर्सिंग में आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत यह है कि वास्तविक मूल रूप से एक विचार के रूप में बनता है। यानी आइडियलिज्म लास्ट में एक विचार के रूप में बनता है। हम सबकी सहमति है, विचार है, इस काम को करेंगे। शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को व्यक्तित्व का विकास हो, पर्सनालिटी का विकास हो और होना अनुभव किया जाता है। होना अनुभव मतलब कुछ भी चीज को आप करते हैं तो इसको डन माने संपन्न होना, ये महसूस किया जाता है। और अब परिवर्तन और परिपूर्ण होता है, माने यह जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, यह अपरिवर्तन है। यानी ये परिवर्तन नहीं हो सकता और परिपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। जैसे आप कुछ अपने आदर्श को मान लिए कि हमको ये करना है तो करना है, हमारा ये आदर्श है, तो आप आदर्श मान लीजिए। कोई कोई व्यक्ति होता है ना, कितने लोग बिहार में लालू जी की पूजा करते थे, नहीं लालू जी का पूजा करते थे कितने लोग, उन्हीं को हनुमान, बजरंगबली, भगवान विष्णु सब मानते थे कितने लोग। आज कितने लोग नीतीश जी की पूजा करते हैं, इट इज फैक्ट, मैं बता रहा हूँ। आज कितने लोग नीतीश जी का फोटो रख करके पूजा करते हैं। ये क्या है भैया? वो आदर्श मान लिया है, हमारे आइडियल है, आदर्श। तो इसके आगे पीछे उसको कुछ नहीं नजर आता है, बस अपना आदर्श नजर आता है। ठीक है। इसके बाद वास्तविकता मूल रूप से एक विचार है। वास्तविकता क्या है? मूल रूप से एक विचार है, यानी आपका राय है। अब आगे आदर्शवाद का उद्देश्य, थर्ड में एम्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का उद्देश्य। देखिए, बच्चे के विकास करना, आत्म साक्षात्कार करना, आध्यात्मिक विकास करना, नैतिक विकास करना और अपनी संस्कृति की रक्षा तथा शारीरिक विकास करना, ये क्या है? ये आदर्शवाद का उद्देश्य है कि हम लोगों को हमारी नैतिक पतन ना हो, हमारा व्यक्तित्व का विकास हो, हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। पैसे का उपयोग देखिए, इसके बाद पढ़ाएंगे हम आगे में, तो उसमें आएगा कि व्यक्ति का क्या इच्छा होती है। सो
बच्चे के व्यक्तित्व विकास मैंने बताया, बच्चों के बुद्धि, योग्यता, रुचि और शक्ति, समर्थता के को ध्यान में रख करके उसे पढ़ाना। यानी हमें आपको पढ़ाना है तो आपको जो करंट लेवल ऑफ फंक्शन है उसको देख करके हमको पढ़ाना है। ऐसा ना कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, हम आ करके इंग्लिश में बोल करके चले गए, इसे पढ़ाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव हो। जैसे मैंने कुछ पॉइंट को लिख दिया है और मैं इसे वर्णन करते जा रहा हूँ। इसके बाद सही विचारों को खोजना। भाई हमारी राय, आपकी राय, आपकी राय, उस विचार को हम खोजेंगे ना, इसमें कौन सही विचार होगा, राय क्या होना चाहिए। चारित्रिक विकास करना निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, वो तो हम बता चुके हैं। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस एंड कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। इस पर ध्यान देना होगा। और मानव जीवन का आखिरी साक्षात्कार, ठीक है। अब है शिक्षण यानी आइडियलिज्म एंड टीचिंग। आइडियलिज्म एंड टीचिंग, तो क्या है आइडियलिज्म एंड टीचिंग, इसको देखिए। ज्ञान भीतर से आता है। ज्ञान कहाँ से आता है? राइट। नहीं, ये करना है, सही है। यस नो, यहाँ दोनों है। चोरी करोगे तो बताएगा कि नहीं गलत कर रहे, गलती करोगे बताएगा नहीं काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर हम लोग मजबूरी, हाँ, तो बताता है कि गलत हो रहा है। इसके बाद ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति, कितने लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाता है? बाबा रामदेव, अरे वो नए बाबा कौन है? बागेश्वर महाराज, भगवान की प्राप्ति हो गया इन लोग, नहीं हुआ? नहीं, अब हुआ है तब ना 1000 करोड़ लोग मान रहा है उनको, हमको क्यों नहीं मान? अरे कमाई है, रुपया उसके लिए क्या है? रुपया जो आदमी भगवान है जिसकी, हाँ देखिए बाप रे, सबको आप जानते हैं बैठे बैठे, प्रेमानंद महाराज, तो ये लोग जो है ईश्वर की प्राप्ति कर चुके हैं। व्यक्तित्व का चरम विकास, मसलों का हायरार्की बताएंगे। साथ में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना, सत्य को, शिव को और सुंदर। इसके बाद मुख्य रूप से विधियां जो है, आइडियलिज्म का शिक्षण विधि जो है वो पहला है व्याख्यान करना, जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और दूसरा है प्रवचन करना, एक्सप्लेन करके बताना, और संवाद, आपस में हम कुछ बोले आप उसका जवाब दीजिए, आप बोलिए उसका जवाब हम दें, ये संवाद। तो ये 3 विधियां हैं आइडियलिज्म का। अब मैंने मुख्य रूप से इसको निकाल करके लाया है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का मतलब होता है नेचरलिज्म। देखिए नेचरलिज्म है ना, नेचरलिज्म, देखिए नेचरलिज्म, प्रकृति, हम सबको प्रकृति में रहना चाहिए। यह एक दार्शनिक विचारधारा है। क्या है ये? दार्शनिक विचारधारा है जिसके मुताबिक ब्रह्मांड में केवल प्रकृति का नियम और बल ही काम करता है। प्रकृति का नियम और बल काम करता है। वैज्ञानिक पद्धति को दर्शन से जोड़ा जाता है। जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको फिलोसफी से जोड़ा जाता है। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान वैज्ञानिक जांच के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। यानी ब्रह्मांड का जितना भी जांच है वो सब वैज्ञानिक तरीके से ही जांच कर उसको हासिल किया जा सकता है, ऐसे उसको झूठा माना जाएगा। प्रकृतिवाद का कहना है बुद्धि को विशेष महत्व देता है। सही, बुद्धि को विशेष महत्व देना चाहिए भाई, बुद्धि तो विशेष महत्व देना ही चाहिए। और जो इसके जनक हैं, जिन्होंने नेचरलिज्म, प्रकृतिवाद का जिन्होंने प्रतिपादित किया है, उनका नाम रूसो है। क्या है? सब हम बताए हुए हैं, हमारा इंफॉर्मेशन में है। कार्ल मार्क्स, रोजर्स, रूसो, प्लेटो, एमिल डेलोर, ये सब दिया हुआ उसमें। अब आगे आता है
ये सब क्वेश्चन आ जाता है। प्रकृतिवाद के जनक कौन थे, आइडियलिज्म के जनक कौन थे, छोटा सा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ, अब जो है हम आते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचरलिज्म, यानी सिद्धांत पे। नेचरलिज्म का सिद्धांत क्या है? तो भाई ये बताया है ना कि ब्रह्मांड एक प्रकृति की रचना है। ब्रह्मांड क्या है? प्रकृति का, सही बात है, प्रकृति का ही रचना तो है ब्रह्मांड। यह भौतिक संसार की सत्य है, हमारा भौतिक संसार का यही सत्य है, प्रकृति की रचना है, बस सही बात है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, याद रखो, मनुष्य क्या है? संसार की सर्व, सही बात है, सही बात है भाई। इसके बाद मानव विकास प्राकृतिक प्रक्रिया है। मनुष्य का विकास प्राकृतिक, भैया प्राकृतिक प्रक्रिया तो है ही है। अगर धूप नहीं होगा तो रोग हो जाएगा, है ना? पानी नहीं मिलेगा तो बच नहीं पाएंगे, हवा नहीं मिलेगा तो बच नहीं पाएंगे। तो बिना प्रकृति के कुछ नहीं है, एकदम इसमें जो लिखा है सब है। और प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। कौन सा जीवन उत्तम है? प्राकृतिक जीवन। जो गांव देहात में जीता है उसको देखिए ना शुगर होगा ना बीपी होगा, बहुत कम कैसा रोग। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो लोग एकदम प्राकृतिक में जीते हैं। हम लोग प्रकृति से दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, उसके बाद ठंडा के दिन भी आएगा तो रूम में एकदम नहाली कमर लोग बैठे रहते हैं। वो लोग ठंडे के दिन में ही बाहर निकलता है, धूप का सेकता है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद प्रकृतिवाद शिक्षण या शिक्षक जो कहें, तो देखिए इसमें आपको एक आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब इन्फेंटहुड, अंग्रेजी 0 से 5 वर्ष तक कहा जाता है। एक बाल्यावस्था आता है जिसको 5 वर्ष से 12 वर्ष, एक बाल्यावस्था मैंने चाइल्डहुड, इसको इन्फेंट एज हो गया, चाइल्डहुड हो गया, और एडल्टहुड कहते हैं 12 से 15 वर्ष। और हाँ, और 15 से जो एभव है, 15 से एभव जो होता है उसको युवावस्था, एडोलेसेंस। इसको याद रखिएगा, ए गुरुजी, इसको कंफर्म याद रखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसके बाद आगे आता है प्रौढ़ावस्था। हेलो, हाँ। तो अब मैं बता रहा हूँ, मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए? नेचरलिज्म में शिक्षण कैसा होना चाहिए? मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उसके अनुरूप होना चाहिए। जो हमारे इसमें हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होते हैं वैसी शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा सुखमय होनी चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, हमको पढ़ने का मन नहीं, पढ़ने से क्या फायदा, आपका दिमाग में जाएगा नहीं। तो शिक्षा सुखमय होना चाहिए और शिक्षा प्राकृतिक विकास के अनुरूप होना चाहिए। यानी शिक्षा कैसा होना चाहिए? जिससे प्राकृतिक विकास निहित हो, प्रकृति के बारे में आप जानें। ठीक, इसके बाद शिक्षा प्रणाली में आगम प्रकृति प्रयोजन होना चाहिए, मानिए शिक्षा प्रकृति में आना जाना होना चाहिए। आना जाना का मतलब है आप ग्रहण कर सकें, होना चाहिए। इसके बाद थर्ड में आपके पास जो है, थर्ड में वह है आपका प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद। व्यवहार आप समझ रहे हैं, व्यवहार को आप समझ रहे हैं। कहा गया है ना, आदमी को व्यवहार कौशल होना चाहिए, और जो कुशल व्यवहार है वो बहुत काम कर रहे हैं। ज्ञान कम भी चलेगा, अगर व्यवहार ठीक नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए आपका बिहेव को अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब व्यवहारवाद क्या है इसके बारे में बताते हैं। प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, देखिए यह एक दार्शनिक आंदोलन है। क्या है? दार्शनिक, फिलोसफर मूवमेंट। यदि संतोषजनक ढंग से काम किया जाए तो बहुत काम हो सकता है। कोई प्रस्ताव व्यवहारिक परिणामों में पाया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रस्ताव है तो व्यवहारिक मानों में पाना है। आप लोग हम पढ़ाते हैं तो व्यवहारिक पढ़ाते हैं। व्यवहारिक पढ़ाने से क्या होगा कि आप लोग को ग्रास करने में, आप लोग समझने में बड़ा आसानी होगा, और वही फटाफट बोल करके हम चल जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि जितनी नीचे से नीचे वर्ड को ला करके आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। इसके बाद व्यवहारिक विचारों को यह अस्वीकार करता है। जो अव्यवहारिक विचार है, यानी जो हमारे व्यवहार में काम में नहीं है, उस विचार को हमारा प्रैग्मेटिज्म स्वीकार नहीं करता है, मानता ही नहीं। व्यवहारिक बाद में भाषा और विचार
वास्तविकता का वर्णन करने के बजाय भविष्यवाणी या समस्या समाधान का उपाय किया जाता है। और इसमें यह कहा गया है कि भाई कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान के बारे में सोचा जाए, ये नहीं कि उसको समस्या को और बढ़ा दिया जाए। इसके बाद जो इसके जनक हैं उसका नाम चार्ल्स पियर्स है। क्या नाम है? चार्ल्स पियर्स। ये इसके जनक हैं प्रैग्मैटिज्म का, पियर्स। हाँ हाँ, चार्ल्स पढ़े होंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रैग्मैटिज्म का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानिए। इसका सिद्धांत है स्वनिर्देशित शिक्षण। स्वनिर्देशित शिक्षण का मतलब है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सक्रिय अध्ययन, सक्रिय अध्ययन माने एक्टिव होकर पढ़िए। इसके बाद सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा मतलब सोशल अध्ययन आप जरूर करिए, अदरवाइज सोशल अध्ययन आप नहीं करिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा प्रैग्मैटिज्म में। इसके बाद प्रैक्टिज्म, एम्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। प्रैक्टिज्म का उद्देश्य क्या है और उसमें क्या पढ़ाया जा सकता है, शिक्षण के क्या महत्व दिया गया है, इसके बारे में जानिए। तो देखिए जो उद्देश्य है प्रैग्मैटिज्म का, इसमें है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, व्यवहारिकता, यानी जो स्पष्ट और क्लियर हो, यानी जो बोले वह बहुत क्लियर हो और वह सृजनात्मक हो, यानी कुछ बोले तो उससे कुछ हम सीख सकें। ऐसा नहीं कि जो टॉकलेस वर्क के ओर माने बात ज़्यादा और काम कम करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए टॉकलेस वर्क, बातें कम काम ज़्यादा। इसके बाद शिक्षण विधियों सामग्रियों का जो स्थिति है वह ढंग से, जैसे कल हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड पर लाए, ग्रीन बोर्ड पर लाए, आज हम डिजिटल बोर्ड पर लाए, तो समयानुकूल हमको उसको चेंज करना होगा ताकि हम कैसे कितना से अच्छा आपको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है उस प्रश्नों को बालक को व्यवहारिक रूप में दें। व्यवहारिक रूप में देने से क्या होगा कि जो घर की चीजें वस्तुओं को देखा है वह जल्द पकड़ सकेगा। प्रश्नों की भाषा बड़ा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। ये था एम्स। अब भैया मेथड क्या है, प्रैग्मैटिज्म में क्या मेथड है, कैसे पढ़ाने का? तो देखिए सबसे पहले है व्याख्यान। व्याख्यान लेक्चर तो होगा, चलेगा। ग्रुप शिक्षण, ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण। इसके बाद इंडिविजुअल टीचिंग, व्यक्तिगत शिक्षण। इसके बाद इंक्वायरी, पूछताछ। इसके बाद गति शिक्षण, मूवमेंट। इसके बाद खेल आधारित शिक्षण, प्ले विथ लर्निंग। इसके बाद अभियान आधारित शिक्षण। अभियान आधारित मतलब एक अभियान निकालो कि भाई सबको आज पढ़ाई करना, हम भी पढ़े, आप भी पढ़ो, एक उस अभियान में पढ़ाना, इतना ही पढ़ना है, उस अभियान में इतना ही पढ़ना है, फिक्स हम पढ़े। हाँ सब शिक्षण राइट। इसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, इसको याद रखो, लर्निंग बाय, बस बस बस, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो हमारा आइडियलिज्म जो है यही कहता है। अब आगे है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब क्या होता है, मानवतावाद। अब देखिए मानवतावाद क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में जानिए। तो मानवतावाद यह है कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जो मानवता पर आधारित होता है। किसी पर आधारित होता है, हमारी मानवता पर आधारित होता है। इसमें धार्मिक दृष्टिकोणों और अलौकिक विचारों को होना समझाया जाता है, यानी इससे बताया जाता है कि यह धार्मिक और अलौकिक है। मानवतावाद कहता है समस्याओं के समाधान के लिए तर्कसंगत समाधान किया जाता है। कोई समस्या है तो उसका समाधान तर्क संगत किया जाता है। कैसे किया जाता है? तर्क के साथ, लॉजिकल। ऐसा नहीं कि नहीं हो गया, नहीं, अगर हम ऐसा किए हैं, ये समाधान कर रहे हैं कि इसका व्यवधान तो पैदा ना हो जाए, तो इसी पर ध्यान दिया जाता है। बच्चों की शिक्षा को सशक्त बनाता है, ह्यूमैनिज्म। इसके बाद बच्चों का जीवन में सदा अनोखी और समझ चीज बताने का प्रयास कीजिए। जो अनोखा हो, जो बच्चे लोग सीख नहीं पाते हैं, उसको उनको बताने का प्रयास करिए।
अब प्रिंसिपल क्या है, यानी ह्यूमैनिटी का सिद्धांत क्या है? मानवतावाद। भाई मानवतावाद है ना, हम मानव है, मानव से व्यवहार करेंगे। तटस्थता, हम एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर होना चाहिए। निष्पक्षता, यानी हम किसी के साथ कुछ भी करें या कोई ऐसा हो तो अपनी, हमारा भाई है, भतीजा है, जो भी है, परिवार है, कुटुंब है, दोस्त है, फ्रेंड है, विद्यार्थी है, उसमें निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत, फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। भाई हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना। मानवीय कार्रवाई, कार्रवाई कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जो मानवीय हो। अमानवीय कार्रवाई नहीं, अमानवीय कार्रवाई, मारपीट, गुंडागर्दी में कोई कार्रवाई हुआ? मानवीय कार्रवाई होना चाहिए। और इसके जनक कौन थे? तो इसको जनक प्रोसेस्को पैट्रोट, प्रोसेस्को पैट्रोट इसके जनक थे, प्रोसेस्को पैट्रोट इसके जनक थे। प्रोसेस्को पैट्रोट। अब यहाँ प्रश्न उठता है क्लासरूम इम्प्लीकेशन। क्लासरूम हमने एडोलिज युग बताया, नेचरलिज युग बताया, कर्मिक युग बताया और ह्यूमनिज युग बताया, माने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद। भैया इस सब में क्लासरूम इम्प्लीकेशन होता है। क्लासरूम इम्प्लीकेशन मतलब होता है कक्षा निहार्थ, यानी कक्षा में क्या बताया जाए। तो देखिए, शिक्षकों को छात्रों को उच्च स्तरीय चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी हमारा कर्तव्य होता है कि आप उच्च स्तरीय चिंतन करें। देखिए, आप घर में, कुंदन जी आप घर में रह रहे हैं, ठीक, आपको माता पिता आज कह दे 12 बजे रात में कि आज से तुमको नहीं रखें, तुम क्या करोगे? नहीं करो, तुम जानो, तुम्हारा 22 वर्ष 25 वर्ष उम्र हो गया है, तू अपना कमाओ खा, तुम क्या करेगा? इफ ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको माता पिता बोले नहीं, अब तुम्हारे बारे में नहीं जानते, तुम क्या करेगा? तुम जानो, अब तुम्हारा भार हम नहीं लेंगे, आप यंग हो, कमाने खाने के क्या करोगे? तो आप उस दिन के लिए सदैव तैयार रहो। आप अपने में ऐसे गुण तैयार करो कि कल हमको स्वतंत्र रूप जीने की आवश्यकता हो तो हम स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। आपको ऐसा ज्ञान आपको हासिल करना है, अदरवाइज जगवा में क्यों नहीं आपन आपन कहे वाला ये बात है कोई जिसको अपना कह रहे हो, तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारा अपना जिस पर तुम ताली मार रही हो, ताल ठो वही तुम्हारा अपना, तो कोई तुम्हारा नहीं। क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? इसलिए जकड़ के रखो, कस के पकड़ के रखो, छोड़ो नहीं, रट जाएगा। सीखने की सामग्री अलग तरीके से पेश करना चाहिए। हम कभी कभी किसी चीज पर एक्टिंग करते हैं, क्यों एक्टिंग करते हैं? ताकि हमारी एक्टिंग से आप पर प्रभाव पड़े। कभी कभी हम इसे वीडियो दिखा देते हैं, कभी कभी इसमें इमेज दिखा देते हैं, उससे हमको बताने में आपका इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद प्रभावी शिक्षण के लिए उपाय करना चाहिए। हम कैसे पढ़ाएं जो हमारा पढ़ाए बहुत प्रभावी हो और आपके ऊपर उसका छाप छूटे, ताकि कम से कम 20%, 30%, 50% आप क्लास नहीं सीख जाए, बाकी आप रिविजन करके सीख सकते हैं। इसके बाद कक्षा, करुणा और मानवता से ओतप्रोत, यानी आपका क्लास जो है तो मानवता और करुणा से ओतप्रोत। मानवता और करुणा से ओतप्रोत का मतलब है डांट डपट, तुम क्लास नहीं बनाई, याद नहीं किया, याद नहीं किया, कल क्लास नहीं आया, नेवर। सबको मौका दीजिए, सीखने वाला सीखेगा, और जो नहीं सीखने वाला है ना, तो मार डांट के भी सिखाना चाहते तो नहीं सीखेगा। रे बाबा, मैंने क्या कहा? सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। देखिए क्या सीखेगी, तो इसलिए सीखने वाला क्या सीखेगा? जो चाहत है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और क्लास में अलग अलग योग्यता वाले बच्चों को अलग अलग तरीके से उसको आप पढ़ाइए और अलग अलग तरीके से उसे आप डिमोन्स्ट्रेट करिए और अलग अलग ग्रुपिंग में उसे टास्क दीजिए, क्योंकि सभी बच्चों का करेंट फंक्शनिंग एक ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से हम लोग को ग्रुप टीचिंग में पढ़ाया जाता है कि भाई एक क्लास में 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। ज्यादा रखेंगे तो बच्चे लोग ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, आपको फिर ट्रेनिंग देने में दिक्कत होगी।
तो इसीलिए 3, 4, 5, 6, 6 से ज्यादा नहीं रखना। तो हमारा आज का जो क्लास है आइडियलिस्ट, नेचरलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद समाप्त होता है। आज की जय हिंद।